Hello everyone and good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to talk about the four most important topics of the day. First article is about polio. Second article में हम fertilizers के बारे में बात करेंगे. थर्ड आर्टिकल में इंटरनेट शटडाउन एंड लास्ट आर्टिकल काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में रहेगा. देखिए पोलियो के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, पोलियो एक वायरस है जो कहीं ना कहीं एक लार्ज पॉपुलेशन को इंपैक्ट करता था, बट हाल फिलहाल के लिए जो पहले 135 करोड़ देशों में फैली हुई बीमारी थी, अब मेजरली दो कंट्रीज में 99% आपको केसेस देखने को मिलते हैं, दैट इज पाकिस्तान और अफगानिस्तान. मतलब एक साल में कभी 3.5 लाख लोगों को यह बीमारी होती थी, अब यह नंबर बहुत घट चुका है बिकॉज हमने एक ग्लोबल इनिशिएटिव लिया था, दैट इज ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, और इसका एंड रिजल्ट ये रहा. अब सऊदी इसी में 500 मिलियन को डालना चाह रहा है, $500 मिलियन को डालना चाहता है ताकि पोलियो को हम टोटली इरेडिकेट कर सके. अब पोलियो की बात की जाए तो तीन मेजर रीजंस हैं पोलियो के फैलने के. वन इज फीकल ओरल रूट, दूसरा डायरेक्ट कांटेक्ट विद फीकल या स्लाइवा के साथ, तीसरा थोड़ा अनकॉमन है बट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स के थ्रू भी ये बीमारी हो सकती है. तो ये तीन मेजर प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलते हैं जिससे ये फैलती है. अब देखिए वैसे तो अगर हम बात करें, ये वाइल्ड में भी आपका पोलियो वायरस मिलता है, बट यहां आपको समझना होगा कि कुछ केसेस में जैसे नेचुरल या नेचर में आपको जो वायरस मिल रहा है और पुअर जो आपका सैनिटेशन है, इसके कारण ये वैक्सीन आपकी इनइफेक्टिव बन जाते हैं उसके अगेंस्ट. तो यहां पर आप ये मान के चलो इसे वाइल्ड पोलियो वायरस की कैटेगरी में रखा जाता है. सेकंड जो है वो वायरस ड्राइव पोलियो वायरस है, जहां पर आप मान के चले एक पर्सन है, इसको इस बच्चे को यहां पर हमने पोलियो का टीका दिया, बट इसको HIV था जिसके कारण इसका इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था. अब ये जो टीका लगाया गया था या पोलियो की ओरल वैक्सीन, नॉट टीका, ओरल वैक्सीन जो दी गई थी, इसमें हमने वायरस को क्या कर रखा था, हमने वायरस को पैरालाइज कर रखा था. अब ये पैरालाइज वायरस आपका धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करेगा और इस चीज को हम वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस कह देते हैं. अब वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस जो है ये सर्कुलेटेड वायरस वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस की कैटेगरी में आता है, एक इम्यूनोडेफिशिएंसी एसोसिएटेड वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस की कैटेगरी में आता है. अब जो HIV पेशेंट से होकर आता है तो वो आपका इम्यून सिस्टम की कॉम्प्रोमाइजेशन से आया, तो इस वजह से इम्यूनोडेफिशिएंसी एसोसिएटेड वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस की कैटेगरी में आ जाता है. अब जो फॉर एग्जांपल नेचर में रह के खुद से इवॉल्व करके आया तो उसे सर्कुलेटिंग वैक्सीन ड्राइव पोलियो वायरस की कैटेगरी में रखते हैं. अब ये जो ग्लोबल इनिशिएटिव था दैट वाज इंटरनेशनल ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव, ये इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो 1988 में लॉन्च किया गया था बाय वर्ल्ड हेल्थ एसोसिएशन या असेंबली. अब इसमें WHO के अलावा यूनिसेफ, यूनाइटेड स्टेट्स का भी इसमें पार्टिसिपेशन है, रोटरी इंटरनेशनल, बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन का भी इसमें पार्टिसिपेशन है, एंड वैक्सीन अलायंस गावी का भी इसमें पार्टिसिपेशन है. अब देखिए ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहां पर और बहुत सारे ग्लोबल इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि हम एक्चुअल में ये एंड रिजल्ट हासिल कर सकें. तो यहां पर जैसे वैक्सीन की मास प्रोडक्शन हमने स्टार्ट की, कैंपेन रन किए, जैसे 2 बूंद जिंदगी कैंपेन इंडिया में स्टार्ट किया था. फिर हमने सर्वेलेंस सिस्टम के ऊपर ग्लोबल और नेशनल लेवल पे वर्क किया ताकि जहां भी आउटब्रेक देखने को मिल रहे हैं उस एरिया को कंटेन किया जा सके. फिर न्यू ओरल पोलियो वैक्सीन आपकी यहां पर आई, हमने भी अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, चाहे आप यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की बात करो या इंटेंसिफाइड रूटीन इम्यूनाइजेशन की बात करो, हमने हर टाइम यहां पर यह फोकस किया कि कैसे वैक्सीन की अवेलेबिलिटी लोगों को इंश्योर की जा सके जिससे इस बीमारी को हम इरेडिकेट कर सके. सो दिस वाज द फर्स्ट आर्टिकल दैट वी हैव टू रीड. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स. देखो फर्टिलाइजर्स जो इंडिया यूज करता है, इसमें मैक्सिमम हमारे जो फर्टिलाइजर्स हैं या तो फर्टिलाइजर ही या उनके रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं. अब इससे 2-3 प्रॉब्लम्स है. पहली प्रॉब्लम क्या है, अब अगर आप देखें इंडियन रुपी की हालत खराब चल रही है तो इंपोर्ट बिल्स आपके इंक्रीज करेंगे और इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम आ सकती है. दूसरी प्रॉब्लम, फर्दर आप ये मान के चलो कि डॉलर की डिमांड इंक्रीज होगी. डॉलर की डिमांड इंक्रीज होने से रुपी आपका फर्दर डेप्रिशिएट कर सकता है, यह भी एक प्रॉब्लम हमारे सामने रह सकती है. तीसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि यहां पे
सॉयल इम्बैलेंस इंक्रीज होता है, एंड सॉयल इम्बैलेंस इंक्रीज होने से आपकी डेजर्टिफिकेशन और ज्यादा इंक्रीज होगी देश के अंदर, मतलब मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, प्रोडक्शन लेवल कम हो जाएगा। चौथी जो प्रॉब्लम आएगी, यहां पर गवर्नमेंट का सब्सिडीज का बिल इंक्रीज होगा, और ये रेवेन्यू सब्सिडीज के केस में आता है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के केस में आता है। एंड इस केस में आप ये मान के चलो कि गवर्नमेंट को कुछ बेटर रिजल्ट नहीं मिलना है, तो चांसेस है कि इससे इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन ही इंक्रीज होगा। इन एडिशन टू दिस, वैसे भी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो ही सकता है, क्योंकि अगर इंपोर्ट कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है फूड इन्फ्लेशन इकोनॉमी में आएगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट एग्रीकल्चर की इंक्रीज होगी, तो वो एज अ रिजल्ट आपको किसके ऊपर भी देखने को मिलेगा, आपको उसकी कॉस्ट इंक्रीज का रिजल्ट फूड की प्राइसिंग में भी देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि यहां पर अगर आप बात करें इंडिया के अंदर, हम ज्यादातर फर्टिलाइजर, चाहे यूरिया की बात हो, डाई अमोनियम फॉस्फेट या फॉस्फेट सल्फर्स की बात हो, या एनपीके-एस कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स की बात हो, सभी के केस में हम मेजॉरिटी चीजों को इंपोर्ट करते हैं। अब कहते हैं इंपोर्ट होने की वजह से जो नुकसान है वो तो मैंने आपको बता दिया, जो इकोनॉमिक बर्डन इंक्रीज हो रहा है, और मोर ओवर जो प्राइस की वॉलिटिलिटी यहां पर चल रही है वॉर्स के कारण, जो आज की डेट में यूएस का स्टांस है, जहां पर आप अनप्रिडिक्टेबल नेचर कह रहे हो गवर्नमेंट लाइक इंटरनेशनल ट्रेड का, तो वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। तो कहते हैं कि इसका सोल्यूशन हो सकता है, आप बैलेंस कीजिए फर्टिलाइजेशन को। अब इसमें क्या करो, आप फर्टिलाइजर्स के साथ साथ मेजर एनपीके जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उसके साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और सेकेंडरी को भी आप साथ में यूज करो, इससे क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। फिर दूसरी चीज, आप यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करो, जैसे डैप का ऑल्टरनेटिव अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट हो सकता है। अब ये ऑयल सीड, पल्सेस, मेज, कॉटन, अनियन, पोटैटो, इन सब की प्रोडक्शन में अच्छा रहता है। फिर नीम कोटेड यूरिया कहीं ना कहीं यूरिया को अदर पर्पसेस के लिए डाइवर्ट करने पे एक लगाम लगा देता है, प्लस उसके साथ साथ यूरिया को जो रिलीज है वो रिड्यूस करता है, तो यूट्रोफिकेशन जैसी जो प्रॉब्लम है एनवायरनमेंट की, वो भी आपकी कम हो जाती है। देन नैनो यूरिया, ये कहीं ना कहीं यूरिया की यूटिलाइजेशन को और ज्यादा इफेक्टिव करता है नैनो स्केल पे लेके जाके। एंड हम कहीं ना कहीं यहां पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इवन अगर आप देखें तो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं कि कहां कहां लोकल रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जिससे हम लोकली प्रोड्यूस कर सके, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर सके अपनी खुद के फर्टिलाइजर्स को। अभी भी कर रहे हैं, बट रॉ मटेरियल बाहर से आ रहा है, तो रॉ मटेरियल इंडिया में ढूंढ सके, इसके ऊपर भी हमारा फोकस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर कंजम्पशन को कम करने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड एक स्कीम लेके आई थी, जहां पर सॉइल को टेस्ट किया जाता था, रिकमेंड किया जाता था किस तरह के फर्टिलाइजर्स को आपको यूज करना है। देन न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडीज स्कीम भी हमने लॉन्च की थी, जहां पर अकॉर्डिंग टू सॉइल नीड आप अपने न्यूट्रिएंट के हिसाब से अपने फर्टिलाइजर को खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे लेना है। एंड इवन ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना हमने शुरू की। तो ये आपका आर्टिकल है फर्टिलाइजर के ऊपर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल, इंटरनेट शटडाउन। देखिए, भारतीय संविधान के दो आर्टिकल है जो आपको यहां पे याद रखना है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बात करता है। तो कहते हैं कि अगर आप इंटरनेट शटडाउन करते हो तो डायरेक्टली इसको वायलेट करता है। एंड दूसरा, ट्रेड से रिलेटेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, और आप किसी भी प्रोफेशन को फॉलो कर सकते हैं, तो ये उसको भी हैम्पर करता है। तो कहते हैं अभी रिसेंटली एक डाटा पब्लिश हुआ जहां पर यह बताया गया कि 2024 में 296 आपको इंटरनेट शटडाउन देखने को मिले, और इसमें से 28% यानी 84 सिर्फ और सिर्फ इंडिया में हुए, जिसमें खासकर मणिपुर, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, ये मेजर 3 एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन देखने को मिले। 41 तो आपके प्रोटेस्ट की वजह से शटडाउन देखने को मिले, 23 शटडाउन कम्युनल वायलेंस की वजह से था, एंड 5 शटडाउन एग्जाम में चीटिंग को रोकने के लिए था। तो कहते हैं कि अनुराधा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को साफ साफ कहा कि भाई देखो, फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 क्लॉज ए और आर्टिकल 19 क्लॉज जी के अंडर गिवन है, जहां पर ट्रेड और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात होती है, उन दोनों को ये वायलेट करता है। मोर ओवर, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशन वर्सेस
यूटी ऑफ इंडिया, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर। इसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया कि एक रिव्यू कमेटी आप बनाओ कि भाई वो ये चेक करे कि एक्चुअल में इंटरनेट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है कि नहीं। तो कहते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो है कुछ फ्रीडम्स के बारे में बात करता है, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के ऊपर बात करता है आर्टिकल 19 क्लॉज 2। तो नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड अदर कंसर्न्स के लिए आप ये काम कर सकते हैं। इवन टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी एंड और पब्लिक सेफ्टी रूल 2017 भी इस चीज की पावर देता है आपकी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इंटरनेट शटडाउन को कुछ टाइम के लिए इंपोज कर सकते हैं अगर उन्हें किसी भी तरह का खतरा लगता है पब्लिक सिक्योरिटी और सेफ्टी को। अब इसमें ज्यादातर केसेस में आप ये मान के चलो कि जैसे कई बार आपको इकोनॉमिक इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे बिजनेसेस हैं, फाइनेंसेस हैं, उनके ऊपर असर पड़ता है। अब इंटरनेट बंद है, आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो, आप बाहर रहते हो, तो वो प्रॉब्लम आ सकती है। सोशल और पॉलिटिकल इंपैक्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है। अब हम जैसे ऑनलाइन आपसे बातचीत कर रहे हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर असर पड़ेगा। एंड इवन आप ये मान के चलो कि जो कम्युनिकेशन है वो डिसरप्ट हो जाती है। तो यहां पर आप ये मान के चलो फायदा इसका ये होता है कि भाई ये राइट्स को प्रिवेंट कर देता है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलने नहीं देता, चीटिंग को रोकता है। एंड इवन आप ये मान के चलो कि वायलेंस को काफी हद तक कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो यहां पर हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और जो इससे पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। तो यहां पर हम बेटर ऑल्टरनेटिव को यूज कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, कंटेंट को मॉडरेट कर सकते हैं, इवन टारगेटेड एक्शन के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। और जहां तक हो सके एक रिव्यू पैनल हमें बनाने की जरूरत है जो गवर्नमेंट के इस डिसीजन को ध्यान में करे। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, काजीरंगा के बारे में। तो अभी जयशंकर जी के साथ 61 कंट्री के एक मिशन ने विजिट किया काजीरंगा को, जिसकी वजह से न्यूज में था। ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर लोकेटेड ये काजीरंगा है, ये साउथ में पड़ता है ब्रह्मपुत्र रिवर के। ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है आपकी, एंड ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है सिंस 1985। वैसे इसे नेशनल पार्क बनाया गया था 1974 में। एंड यहां पर आपको सेम्पी ग्रासलैंड और वेटलैंड लाइक कंडीशंस देखने को मिलती है, कुछ पार्ट में हल्का फुल्का जंगल देखने को मिलता है। अब यहां पर वन हॉर्न राइनोस के अलावा टाइगर्स की, एलिफेंट की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, आपको स्वैम्प डियर देखने को मिलते हैं, बारहसिंगा, वाइल्ड बफेलो एंड लियोपर्ड्स भी देखने को मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया भी है जो कि फ्रीक्वेंटली आपका न्यूज में रहता है। एंड इवन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त, सितंबर फ्लडिंग के कारण ये अक्सर आपका एरिया न्यूज में रहता है। तो यहां पे आपको इसके बारे में इतना ही जानना था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर से दबाना। धन्यवाद।